कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए कोचिंग प्लस को और करें अपने स्कूल कोचिंग और वैकेंसी एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अब ईमेल के अंदर देखिए, ईमेल के अंदर हम पढ़ेंगे आज। जैसे ईमेल के अंदर ईमेल का पूरा नाम पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या क्या होता है, जैसे कंपोज, जब हम ईमेल बनाते हैं तो हमको कंपोज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कंपोज। यानी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ईमेल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपोज। कंपोज पे क्लिक करके हम नया ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। फिर अटैचमेंट, ईमेल के साथ जो भेजी जाने वाली फाइल होती है, एडिशनल फाइल, उसको हम अटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है। कोई भी ईमेल के साथ हमने कहा, जैसे फोटो भेज सकते हो, कोई फाइल भेज सकते हो, कोई पीडीएफ फाइल भेज सकते हो, कोई ऑडियो फाइल भेज सकते हो। तो जितनी भी फाइल ईमेल वाला, उसका मुख्य जो लेटर है उसके साथ जो जुड़ती है फाइलें, उन सबको अटैचमेंट कहते हैं। इनबॉक्स क्या होता है, जहां भी जो आपको ईमेल भेजे गए लोगों के द्वारा, वो जिस जगह पे इकट्ठे होते हैं, जिस जगह पे आपको प्राप्त होते हैं, वो इनबॉक्स कहलाता है। जैसे पहले एसएमएस का दौर चलता था, अभी भी है, तो एसएमएस जहां आते हैं उसको इनबॉक्स बोलते हैं। वैसे ही आपके जो जीमेल के अंदर है, याहू में है, जहां पे ईमेल आते हैं, उस वाले फोल्डर को इनबॉक्स कहते हैं। यानी आपको अगर वो ईमेल पढ़ने के कौन कौन से आए तो आप इनबॉक्स पे क्लिक करके पढ़ सकते हो। हालांकि इनबॉक्स जो है वो डिफॉल्ट रूप से चालू ही रहता है, डिफॉल्ट ऑन रहता है। ठीक है। उसके बाद है सेंड। सेंड क्या होता है, जितने मेल आपके द्वारा भेजे गए हैं वो सेंड में जाते हैं। यानी आप जो मेल भेजते हो उसका रिकॉर्ड सेंड वाले फोल्डर में सेव रहता है। यानी आप सेंड में जाके, अगर आपने पिछला कोई मेल भेजा था, आपको वो देखना है कि मैं उसको क्या भेजा था, क्या लिखा था, वापिस वो पुराना आपको ईमेल देखना है, तो आप सेंड वाले फोल्डर में जा सकते हो। तो सेंड में आपको पुराने भेजे गए मेल आपको दिखेंगे। फिर है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होता है, अनसेंट या अनकम्पोज्ड जो मेल है वो ड्राफ्ट से आपको दिखते हैं। यानी कई बार ये होता है कि हम लोग एक मेल भेजना रेडी करते हैं, जैसे आप मैसेज भेजते हो, तो मेल भेजना आपने स्टार्ट तो किया, मतलब मेल टाइप करना, आपने कंपोज पे क्लिक किया, टू पे आपने जिसको भेजना उसका नाम दिया, और फिर आप ईमेल टाइप कर रहे हो। टाइप करते करते आपका वो काम रह गया, आपने उसको बंद कर दिया बिना सेव किए या बिना भेजे, आप उससे एग्जिट हो गए, तो भी आपने जो भी टाइप किया वो मेल सेव रहता है, बोले आपने सेव नहीं किया, तो वो वाला जो सेव मेल रहता है वो रहता है ड्राफ्ट के अंदर। यानी कि भी दोबारा आपका मूड बनेगा वापिस चलो भेजना है, तो आपको फिर से जीरो से चालू करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक पेज, आधा पेज, दो पेज आपने लिख दिया था, बस आपने भेजा नहीं था, तो उसी अवस्था से वो आपका मेल जो है आधा अधूरा वो ड्राफ्ट में पड़ा रहेगा। और फिर आप उसको सही सेट करके, सही कंपोज करके फिर आप उसको भेज सकते हो। जब आप उसको भेज दोगे वो सक्सेसफुल चला जाएगा। उसके बाद आपको उसका रिकॉर्ड देखना हो तो वो आपको सेंट वाले फोल्डर में मिलेगा, सेंट में। ठीक है। तो ये आप समझ गए, कंपोज भी समझ गए, अटैचमेंट, इनबॉक्स, सेंट, ड्राफ्ट। ठीक है। उसके बाद स्पैम। स्पैम क्या होता है, अनवांटेड मेल्स। अब आप जब भी मेल बॉक्स खोलोगे तो आपके इनबॉक्स में बहुत सारे मेल दिखेंगे आपको, लेकिन कुछ मेल ऐसे भी होते हैं जो आपके अनवांटेड है। अनवांटेड मतलब कुछ कंपनियां मार्केटिंग के लिए आपको हजारों लाखों बल्क में मेल भेजती रहती है। तो अभी क्या है, जो भी मेल कंपनियां हैं, जैसे जीमेल है, याहू है, इनका सर्वर उनको पहचान लेता है। ठीक है। इनका जो एआई काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके जरिए वो सारे मेल जो आपके काम के नहीं, पहले क्या होता था, जब ये सिस्टम नहीं था तो सारे मेल आपके इनबॉक्स में आते थे, फिर आप परेशान होते थे कि बहुत सारे मार्केटिंग वाले मेल आ रहे हैं जो आपके काम के नहीं है। आपके काम का एक मेल होता है, बहुत सारे मेल फर्जी आते हैं, कोई प्रोडक्ट ले लो, कोई सेल्स का, कोई मार्केटिंग का, कोई इंश्योरेंस का, तो ऐसे में व्यक्ति अपना खुद का जो ओरिजिनल मेल ढूंढने में परेशान होता है। तो इसीलिए ये कंपनियां क्या करती है कि स्पैम नाम का फोल्डर है, अगर उनको लगता है कि लाखों मेल एक साथ रिलीज हुए तो कंप्यूटर अपने आप पहचान लेता है, वो सिस्टम, उसका मेल कंपनी का सर्वर, और वो उसको स्पैम के अंदर डालता है। कि मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको बार बार कह रही है ये पॉलिसी खरीद लो, ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये वो एड्स भी आपको दिखा रहे हैं, तो वो मेल ऑटोमेटिक स्पैम में कंप्यूटर भेज देता है, जिससे आप डिस्टर्ब नहीं हो। इसलिए कई बार आपने देखा है, अगर कोई बड़ी कंपनी आपको मेल भेजती है, जिनका थोड़ा मार्केटिंग का भी काम है, एड का भी काम है, तो वो कहते हैं आपको मेल भेज दिया। कई बार आपको ऐसा होगा कि हमने चेक किया, इनबॉक्स पर आपका मेल नहीं आया, तो इस टाइम आपको सलाह दी जाती है कि एक बार आप स्पैम में भी देख लेंगे। ये हो सकता है वो मेल आपकी तरह बल्क में कई लाखों लोगों को एक साथ भेजा गया हो, तो इसके कारण से कंप्यूटर हो सकता है उसको स्पैम समझा। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो मेल बल्क में भेजे गए हो, कंप्यूटर उसको स्पैम मान लेगा और वो आपके स्पैम फोल्डर में आएंगे। तो इसलिए कभी ऐसा आगे वाला बोल रहा है कि आपको भेजा है और अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ तो एक बार स्पैम में भी आप चेक जरूर कर लेंगे। तो स्पैम क्या है, अनवांटेड मेल्स। ठीक है, जो मेल आपके अपेक्षित नहीं है वो भी मार्केटिंग कंपनियां, एड कंपनी आपको भेजती है, उनको स्पैम कैटेगरी के अंदर डालते हैं। ठीक है। अब है ई कॉमर्स के मॉडल। सबसे पहले ई कॉमर्स समझिए, ई कॉमर्स क्या होता है।
इंटरनेट पे जो व्यापार करना है, इंटरनेट पे जो ट्रेडिंग करना है, वो ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट पे जो भी हम व्यापार करते हैं वो ई कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, व्यापार मतलब लेन देन, सामान बेचना, सामान खरीदना, कोई भी डील करना, वो ई कॉमर्स है। अब ई कॉमर्स जैसे आप देखो 3 टाइप का है। अब कोई भी बिजनेस करते हैं तो कुछ ऐसा भी ई कॉमर्स है जो बिजनेस टू बिजनेस होता है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि एक व्यापार दूसरे व्यापार को भी माल बेच रहा है, यानी व्यापार और व्यापार का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, जैसे आप देखो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे alibaba.com है, indiamart.com है। ठीक है, ये क्या है, होलसेल वेबसाइट है। ठीक है, तो इन होलसेल वेबसाइट में होलसेल का जैसे बिजनेस होता है ना, होलसेल में क्या होता है, जो बेचने वाला है वो बड़ा एक कंपनी है, और वो किसको बेच रहा है, वो एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है। अब ये दोनों जो चीज है आपस में एक व्यवसाय है। इनमें से कोई भी एक ग्राहक नहीं है जो प्रोडक्ट को डायरेक्ट यूज करने वाला है ना। जैसे कोई कंपनी है, अब या कोई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है भिंडोड़ा में, ठीक है, जैसे कोई भी पार्ले जी कंपनी का जो भी बड़ी एजेंसी है, बड़ा हब है, ठीक है, वो एक दुकानदार को माल बेच रहा है। तो वो जो एजेंसी है, होलसेल एजेंसी, वो भी बिजनेस है, और जो दुकानदार है वो भी बिजनेस है। अब दोनों में से कोई भी माल को कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो किसी थर्ड पर्सन कस्टमर को माल बेचेंगे। तो एक व्यापार जब दूसरे व्यापार को बेचता है, तो उन दोनों के बीच की ट्रेडिंग को बोलते हैं B2B मॉडल। ये एक बिजनेस के मॉडल है ना, कि क्या है मॉडल B2B। B2B मतलब बिजनेस बिजनेस को बेचेगा, यानी उनका एंड कंज्यूमर से कोई वास्ता नहीं है, बिजनेस बिजनेस को बेचेगा। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ वेबसाइट्स है, जैसे मैंने आपको बताया indiamart.com, तो वो एक तरह से बल्क पे डील करती है। अगर वो आपको कंप्यूटर बेचेगी, एक नहीं बेचेगी, आपको 10 कंप्यूटर एक साथ लेने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ भी बेचेगी, कुछ भी सामान, आपको टीवी भी बेचेगी एलईडी, तो वो 10 एलईडी आपको लेने पड़ेगा कम से कम। तो उनको उनसे बिजनेस ही जुड़ेंगे जो ट्रेडिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो बिजनेस से बिजनेस जब ऑनलाइन ये सफर होता है, तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं, B2B मॉडल कहते हैं। फिर होता है B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। अब वो जो रिटेल की दुकान है आपके अड़ोस पड़ोस में है, वो क्या करती है, वो सामान आम ग्राहक को बेचती है। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब जो उस सामान को यूज करेगा, जो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा। तो ये जो मॉडल हो गया वो B2C हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी बिजनेस कंज्यूमर को बेच रहा है। अब इसके अगर ऑनलाइन एग्जाम्पल आपको बताए, तो आप सब लोग अमेजोन को जानते ही हो। अमेजोन क्या है, आप अमेजोन एक बहुत बड़ी कंपनी है, बिजनेस है। वो बिजनेस किसको माल बेच रहा है, एक आम कंज्यूमर। ठीक है, आप आज कुछ भी ऑर्डर करोगे, 2 दिन बाद डिलीवरी को आपके पास सामान लेके आ जाएगा, आप कंज्यूमर के पास। आप एक प्रोडक्ट मंगवाओगे, एक प्रोडक्ट भी भेजेगा। तो जैसे B2C में ये आपका अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, मंत्रा आ गया, तो ये सारी जो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन आपको घर बैठे एक एक चीज भेजती है, वो B2C है। उनका मॉडल जो है वो B2C है। ऐसे हम ट्रेडिशनल मार्केट में भी देखो, तो जितनी भी रिटेल की दुकान है वो B2C मॉडल है। ठीक है, कई बार आप होलसेल की दुकान पे चले गए और आप बोलो मुझे एक आइटम ये चीज चाहिए, वो आपको एक आइटम नहीं देगा, क्योंकि वो होलसेल की दुकान है। वो कहे, मैं पूरा पैकेट दूंगा, पूरा दर्जन का पैकेट दूंगा, पूरा बॉक्स खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर जो आपको एक आइटम भी देता है। तो इंटरनेट पे वैसे ही अमेजोन वगैरह ये B2C मॉडल पे काम करता है, बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर। तीसरा जो मॉडल है वो है C2C मॉडल। अब C2C में क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब ऐसा कैसे होता है, ग्राहक ग्राहक को बेचेगा, ग्राहक ग्राहक से खरीदेगा, है ना। अब आपने जैसे ऐसे वेबसाइट भी देखी है कि आपका कोई पुराना आइटम, उसका फोटो खींचो और वो बिक जाएगा, जैसे OLX। तो OLX एक वेबसाइट आपने देखी होगी, नाम सुना होगा OLX का, कि कुछ भी पुराना आपका सामान काम नहीं है, उसका फोटो खींचो, OLX पे डाल दो। अब जो आपके जैसे कोई ग्राहक होगा, जिसको जो कोई फर्नीचर है, कोई 10,000 का टेबल आपके पास पुराना है, आपने 2 जने बेचने के लिए डाल दिया, किसी को कम में लेना है, तो वो आपसे उस पर कॉन्टेक्ट करेगा, वो आपसे ले लेगा। आपकी पुरानी गाड़ी बेचनी है, किसी को खरीदनी है, तो दोनों आप कंज्यूमर हो। ठीक है, बेचने वाला भी बिजनेसमैन नहीं है या ट्रेडर नहीं है, उसको खुद की एक आइटम भी बेचनी है, और खरीदने वाला भी एक आम ग्राहक है। तो जब दोनों आम ग्राहक होते हैं, दोनों कंज्यूमर है, तो वो C2C मॉडल कहलाता है। ठीक है, कि दोनों ग्राहकी है। ठीक है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे आपने देखे हैं, OLX है ना, और भी ऐसे कई प्लेटफॉर्म है। तो ये मॉडल काम करता है। अब इसके बाद ये बिजनेस कंज्यूमर तो आपने देखा। अब इसके बाद इसमें G वर्ड और आता है, G मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, वो भी देखते हैं आप, ये भी मोड है। ठीक है, अब बिजनेस टू बिजनेस आपने सुना। अब अगर बिजनेस टू गवर्नमेंट G, बिजनेस टू गवर्नमेंट कंज्यूमर, देखिए B2G। B2G का मतलब होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है, अब एक बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट को जो अगर सप्लाई करता है या गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन करता है, तो वो B2G मॉडल हो गया।
कि बिजनेस है वो गवर्नमेंट को सर्व कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये भी आप मॉडल देखिए B2G। अब जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट है, ठीक है, सरकारी प्रोजेक्ट है, ठीक है, और उनका गवर्नमेंट के साथ लेना देना रहता है, ठीक है, सरकारी प्रोजेक्ट है, उनका बिजनेस पर्सन से लेना देना रहता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, अगर गवर्नमेंट बिजनेस को दे रही है तो हो गया G2B। G2B यानी गवर्नमेंट से बिजनेस को मिल रहा है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, तो वो हो गया G2B। G2B गवर्नमेंट से बिजनेस, और बिजनेस टू गवर्नमेंट हो रहा है वो हो गया B2G। जैसे ई मित्र आप सेवा देखते हो, कई बार ई मित्र का पूछा जाता है, ठीक है, और एक गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, C2P, C2G। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, तीनों तरह के मॉडल देखिए, C2G कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, और B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसका उल्टा भी आप ले सकते हैं, जैसे C2G है वैसे G2C भी हो सकता है, यानी कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब आपको कई बार ई मित्र के बारे में पूछा जाता है कि ई मित्र किस टाइप की सर्विस है, तो ई मित्र किस टाइप की सर्विस है, इसमें देखो ई मित्र में देखिए कंज्यूमर टू गवर्नमेंट भी है, यानी कोई आम उपभोक्ता है, आम ग्राहक है, वो गवर्नमेंट से ई मित्र के माध्यम से डायरेक्ट जुड़ सकता है। जैसे आपको कोई भी सरकारी सेवा लेनी है, आपको नौकरी का फॉर्म भी भरवाना है, तो आप ई मित्र पे जाते हो, तो आप एक कंज्यूमर हो और आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर रहे हो ई मित्र के माध्यम से। आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है, तो वहां पे क्या हो जाती है सर्विस, C2G हो जाती है, C2G यानी कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, ठीक है। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस, तो आपको बताया, जैसे गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देती है या कोई सेवा देती है, बिजनेस को देती है, तो वो गवर्नमेंट टू बिजनेस हो गया। फिर B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है, बिजनेस गवर्नमेंट से कोई सेवा लेती है तो B2G हो गया, ठीक है। कई बार व्यापारियों को भी अगर कोई लाइसेंस बनवाना है, कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो भी ई मित्र पे जाएंगे और वो ई मित्र से गवर्नमेंट को वो एप्लीकेशन देंगे, तो वो भी हो गया बिजनेस टू गवर्नमेंट। और इसका उल्टा भी हो सकता है, G2B भी हो सकता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें वाइस वर्सा है, ठीक है। तो वो ई मित्र ये सारी चीजें काम करता है जो आपको बताइए, ठीक है। गवर्नमेंट से कंज्यूमर भी है, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट भी है, और बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए मॉडल को। अब है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के साधन, ठीक है। आजकल देखिए नोटबंदी के बाद बाद सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया पेमेंट का, अब हर हाथ में मोबाइल है, और व्यक्ति अब अपने वॉलेट, अपने जो बटुए में पैसा नहीं रखते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में पैसा रखता है, यानी आज की तारीख में व्यक्ति के पास जो फोन है वही उसका पर्स है, व्यक्ति आज कैश लेके नहीं घूमता है। कुछ भी पैसा भरना है, कुछ भी सामान खरीदना है, तो आप QR कोड से इन विभिन्न साधनों से पैसा दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मतलब आप कैश की बजाय दूसरे किसी भी साधन से दो इलेक्ट्रॉनिकली, वो सारा ई कॉमर्स कहलाता है ना। अब इसके कुछ साधन है, जैसे आप देखिए डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, जैसे आप बैंक में खाता खुलवाते हैं, आपके पास ATM कार्ड आता है, वो एक डेबिट कार्ड है। तो डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप पेमेंट करते हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है ना। डेबिट कार्ड मतलब आपके ATM को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में जो पैसा है उसमें से आपको देना है, यानी जो आपका बैंक में पैसा जमा है, अगर आप इसको ATM कार्ड से या डेबिट कार्ड से करते हो, तो आपका जमा पैसे में से आगे वाले को भुगतान होता है, तो डेबिट कार्ड से कर सकते हो, है ना। ऑप्शन आता है कहीं भी आप वस्तु खरीदते हो अमेजोन से, डेबिट कार्ड से भुगतान करने का, वहां जहां आपको आपका डेबिट कार्ड का नंबर भरना पड़ता है, उसका एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी मंथ भरना पड़ता है, उसका CCV कोड उसके पीछे से भरना पड़ता है, ये सारी डिटेल डालनी पड़ती है, फिर आपको OTP आता है, फिर आपका भुगतान ट्रांसफर होता है, तो वो डेबिट कार्ड से होता है। अब इसकी सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है कहीं, क्योंकि आपका ATM कार्ड अगर किसी को मिल गया तो वो उसकी दोनों तरफ की जानकारी ले लेता है, तो वो आपके खाते से पैसा निकाल सकता है या आपके नाम से कोई वस्तु भी खरीद सकता है आपके बैंक डिटेल से। तो ऐसे में भी आपको सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। हालांकि बैंक इसके लिए OTP भी भेजता है सिक्योरिटी के लिए, बट फिर भी आपको सिक्योर रहने की जरूरत है। OTP लेना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल, आपके पास कोई फोन पड़ा है या किसी दोस्त का पड़ा है, अब वो चाहे 2 मिनट में आपको OTP देख सकता है, अगर उसने कोई ऐसा कर तो आपको सिक्योर होना जरूरी है। आपका जो ATM है वो आप किसी से शेयर ना करें,
ठीक है। दूसरा साधन है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड से कैसे अलग है? अब क्रेडिट कार्ड बैंक है उसके कुछ बड़े कस्टमर्स को देती है, जिनका उनका रेपुटेशन अच्छा रहता है, जो मतलब सही टाइम पे पैसा भरते हैं, उनके खाते में बैलेंस रहता है। इसमें क्या होता है, आपके खाते में पैसा नहीं है, आपके सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं भी है, तो भी एक लिमिट देती है बैंक। जैसे उदाहरण के लिए 40,000 रुपीज, तो आप इतने 40,000 रुपए का सामान, 40,000 तक, या किसी को 80,000 तक दिए तो 80,000 तक, कोई लाख रुपए तक आप सामान खरीद सकते हो। यानी पहले खर्चा करो फिर पेमेंट चुकाओ, आपके खाते में पैसा नहीं होते हुए भी। ठीक है, आपकी सैलरी खत्म हो गई है 10 तारीख तक, अब 11 तारीख को आपको शॉपिंग करनी है। ठीक है, तो आपकी जेब में पैसा है नहीं, जेब में पैसा होता तो एटीएम से निकलता है, एटीएम से आप डेबिट कार्ड से भुगतान करते हैं। अब क्या करोगे, अब आपके पास क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है, तो एक तरह से वो हो गया बैंक से लोन। यानी पैसा नहीं है आपके खाते में, जीरो बैलेंस है, पैसा खत्म हो गया है, तो भी आप जाके क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके या उसकी डिटेल भर के आप सामान को खरीद सकते हो। अब क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि आज आपने 50 का खरीदा, कभी 200, कभी 2,000, कभी 20,000, ऐसे पूरे महीने भर में एक अवधि होती है महीने की। जैसे 1 तारीख से 30 तारीख जो भी आपने क्रेडिट कार्ड सामान खरीदा, उसका बिल फिर 15 दिन बाद आता है, और अगले 15 दिन बाद भरना होता है लगभग। ठीक है, तो आपको लगभग 50 दिन की आपको लगभग फ्री अवधि मिल जाती है। आप अगर 50 दिन में बिल भरते हो, जैसे आज जो खर्चा किया, एक महीने खर्चा करो, 15 दिन का आपको टाइम दे दिए, 15 दिन 20 दिन का, तो एक महीना प्लस 20 दिन, 50 दिन बाद आपको बिल भरने की डेट आती है। तो 50 दिन के अंदर बिल जो भरते हो 50 दिन बाद, तो उस पर आपको कोई ब्याज नहीं लगता। लेकिन 50 दिन बिल भरने की लास्ट डेट आप छूट जाते हो, तो आपके ऊपर जो ये कंपनियां हैं, बैंकिंग कंपनियां जो क्रेडिट कार्ड को इशू करती है, वो भारी भरकम ब्याज जो 3 से 7%, 10% तक हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है, वो आपसे वसूलती है, वही उनकी इनकम है। लेकिन आप समझदारी से काम करो, अगर बिल भर दो टाइम पे, तो आपको एक भी ब्याज देने की जरूरत नहीं। आप इन क्रेडिट कार्ड या बैंक कंपनियों का पैसा बिना ब्याज के भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट आपको खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करने की सलाह नहीं दी जाती। ठीक है, क्योंकि आपका कर्जा बढ़ाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड ये फैसिलिटी वो भी ऑनलाइन में आता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश, अब आजकल जैसे आप देख रहे हो, हमारे रिजर्व बैंक ने एक इलेक्ट्रॉनिक कैश भी निकाली है। यानी अब नोटों के बदले आप जो है नोटों के फोटो से काम चलाओगे। अब आरबीआई से डायरेक्ट आपके मोबाइल में, वॉलेट में, इसका जो भी ऐप आएगा, उसके अंदर आप उससे कुछ राशि लोगे, पैसा लोगे, एक बार वॉलेट को रिचार्ज कराओगे, चार्ज कराओगे, उसके बाद आपको नोटों के फोटो मिलेंगे, 20 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट, 200 के नोट। तो जैसे पहले आप फिजिकल नोट लेते थे, वैसे उस मोबाइल में से फोटो ट्रांसफर करो दुकान वाले को स्वाइप करके, जिससे भी सामान खरीदो, तो वो नोट उस नंबर का उसके पास, दुकान वाले के पास, उसके ऐप पे न चला जाएगा। अब आने वाले टाइम में आप गूगल पे, फोन पे, इनकी भी डिपेंडेंसी छोड़ दोगे। अगर आपका खाता नहीं भी है तो ऐसा काम करेगा वो चीज। ठीक है, नेट बैंकिंग आप समझते हो, अगर आपका बैंक में खाता है तो आपको इंटरनेट आईडी पासवर्ड भी दिया जाता है, आप ले सकते हो बैंक से मांग के, और आप आपके लैपटॉप के जरिए सारे हिसाब किताब, पेमेंट वगैरह सब मेंटेन कर सकते हो। इससे आपके पास रिकॉर्ड भी रहता है, कभी स्टेटमेंट चाहिए, डायरी वायरी की झंझट नहीं, जब भी चाहो तो लैपटॉप पर सारा स्टेटमेंट चाहिए, सालों का, पिछले कई सालों का आपको चाहिए, कब कितना पैसा किसको दिया था, किसको ट्रांसफर किया था, कहाँ कहाँ से पैसा आया था, सारा स्टेटमेंट आप खुद प्रिंट आउट निकाल सकते हो, अपने पास रख सकते हो, या आपके पास ब्यौरा रहता है सारा, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह। अब उसी प्रकार से मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, आप इंटरनेट बैंक नहीं चलाओ, मोबाइल आजकल हर के हाथ में है। अब मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है कि जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, तो उनका भी एक मोबाइल का ऐप है। ठीक है, एम बड़ौदा या बीओबी वर्ड, तो बीओबी वर्ड आप ऐप डाउनलोड करोगे, तो उसके जरिए भी आप बैंकिंग कर सकते हो। मतलब आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है वो आपको दिखेगा, उसका स्टेटमेंट दिखेगा, कब कब कितना जमा हुआ, कितना निकाला। आपके कोई लोन खाते जुड़े हुए हैं तो उनकी कनेक्टिविटी भी उसके साथ दिखेगी, है ना। तो उसमें किस्त भरनी है, किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, भेजना है, यूपीआई आईडी से भेजना है, ये सब है। यूपीआई आईडी वो भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का माध्यम है। ठीक है, फिर ई वॉलेट, ई वॉलेट जैसे मतलब ऐसा होता है कि जैसे पेटीएम है, तो आप चाहो तो कुछ पेटीएम में पैसा अपने खाते से डाल के रख सकते हो, तो वो वॉलेट में खुद पेटीएम से डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हो। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सब इसके साधन है, और कुछ इनके वॉलेट में भी आप डाल सकते हो, तो वो पैसा एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब आपके बैंक खाते से उस वॉलेट में आ गया, तो उस वॉलेट में एक्स्ट्रा रहेगा। जैसे एचडीएफसी की वॉलेट है, जैसे ई जेप है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे वॉलेट है, तो वो एक तरह से, और कई कंपनियां जैसे ई मित्र वाले हैं, तो ई मित्र वाले भी अपने ई मित्र पे एक वॉलेट रखते हैं कि पहले बैंक से कुछ पैसा उसमें ई मित्र के वॉलेट में डाल देते हैं, फिर ग्राहक से पैसा कैश में लेते हैं, और उनके वॉलेट से, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से पैसा कटता जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के, मतलब जो कैश आप नहीं दो रोकड़ी, उसके अलावा जो भी भुगतान करो कंप्यूटर से, ऑनलाइन, एटीएम से, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, चार ऑप्शन देते हैं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, या इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन आया था आरएससीटी के एग्जाम में,
22 अप्रैल 2018 के पेपर में कि निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। तो इसमें 4 ऑप्शन आते हैं, तो अलग अलग चीजें देते हैं। जैसे मान लो एक ऑप्शन दे दिया अमेजोन, एक दे दिया पेटीएम, एक दे दिया फेसबुक, एक दे दिया मतलब कुछ और कैश, ठीक है। तो इसमें से आपका पेटीएम जो है वो ई वॉलेट का उदाहरण है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट आप पेटीएम से करते हो, ठीक है। बाकी ऑप्शन यहाँ नहीं लिखे हो, बाकी जैसे आप अमेजोन से पेमेंट करते नहीं हो तो पेटीएम से करते हो, ठीक है। अब है यूएसबी, है ना। आजकल हर काम के लिए यूएसबी काम आती है। यूएसबी कैसी पिन होती है, आपने देखा होगा मोबाइल के चार्जर के पीछे भी जो लगी होती है, ये पिन जो यूएसबी कहलाती है, जो चार्जिंग डिवाइस के साथ होती है। यही पिन सीपीयू पे आप लगा सकते हो, ठीक है। ये यूएसबी पिन है। आपके पेनड्राइव में भी आगे ऐसी यूएसबी पिन लगी होती है, माउस के आगे ऐसी लगी होती है, ठीक है। कीबोर्ड के आगे कोई भी डिवाइस जो आप कंप्यूटर पे कनेक्ट करते हो, अधिकांश डिवाइसेज पे ऐसी यूएसबी पिन आपके सामने जो दिख रही है वो लगी हुई होती है। तो ये यूएसबी है। अब यूएसबी होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, सीरियल बस, सीरियल बस मतलब समानांतर, बस मतलब एक वायरों का जो समूह होता है, दो दो की जोड़ी में वायर होते हैं, ठीक है, उस समूह को कहते हैं यूएसबी, ठीक है। तो ये यूएसबी ये होता है, इसका पूरा नाम ये है ना। प्रोटोकॉल, अब कंप्यूटर में कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कुछ प्रोटोकॉल काम में आते हैं। प्रोटोकॉल का सामान्य अर्थ हर एक चीज में होता है, जिसका अर्थ होता है मतलब एक जैसे जो नियम होते हैं डिसिप्लिन वे में, वो जो नियम है स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, उनको प्रोटोकॉल कहते हैं। जो सामान्य नियम कम्युनिकेशन के बने हुए हैं, ऐसे ही नियम राजनीति में प्रशासन में भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ इंटरनेट टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड रूल्स, जो स्टैंडर्ड रूल बने हुए कम्युनिकेशन के, उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अब प्रोटोकॉल जैसे सामान्य नियम है कि आप देखिए ये यूएसबी पिन है, मोबाइल का चार्जर है जैसे, ठीक है। अब चार्जर में आप देखो पुराने जमाने में पहले जब मोबाइल शुरू हुआ तो इतने प्रोटोकॉल नहीं थे। तो आप देखो नोकिया का अलग चार्जर होता, कोई गोल पिन, गोल में भी 10 टाइप की वेरायटी थी, ठीक है। रेक्टेंगल में भी कई वेरायटी थी, कोई चौड़ा चार्जर, कोई पतला चार्जर, तो बहुत सारे थे। अब लोगों को परेशानी होती है, फिर कंपनियों ने एक प्रोटोकॉल तैयार किया कि भाई सभी मोबाइल एक ही चार्जर से चार्ज हो सके। तो आपकी जो नॉर्मल जो अभी की वर्तमान पिन है वैसी पिन निकालेगी, ठीक है, चार्जर की यूएसबी पिन, जो सभी के काम आती है लगभग, जो भी जितने भी एंड्रॉइड फोन है। फिर अभी देखो अभी नया आया है सी टाइप की पिन, ठीक है। तो अब जो भी नए मॉडल बनेंगे उसमें अधिकांश मोबाइल में सी टाइप का वायर आएगा, जो आपके नॉर्मल वायर से थोड़ा सा छोटा होता है। बाकी पीछे यूएसबी पिन ऐसी आती है, सभी मोबाइल में ऐसी यूएसबी पिन आती है, सभी डिवाइसेज में ऐसी यूएसबी पिन आती है। तो आप देखो पूरे दुनिया भर में या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनते हैं उनकी यूएसबी पिन एक जैसी है। तो ये एक जैसा होना ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। आप कोई भी उपकरण लाओ, आपके घर में जो बिजली फिटिंग है उसके वायर लगे हुए हैं, तो कोई भी पिन आपके उस सॉकेट में लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पिन लाई, कोई पिन छोड़ी है, कोई ज्यादा छोड़ी है, कोई उससे भी ज्यादा छोड़ी, कोई उससे भी ज्यादा छोड़ी, ऐसा नहीं होगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनेंगे वो उसी हिसाब से जो इंडिया में जो भी सॉकेट चलते हैं उसको माप को ध्यान में रखते हुए ही बनेंगे कि इसी साइज के, इसी पैरामीटर के, अलग अलग नहीं बनेंगे। अलग अलग अटैचमेंट होगा तो मैच नहीं हो पाएगा। भाई एक छोटा सॉकेट होता है, एक और सॉकेट होता है, तो उसकी जो पिन भी उसी टाइप से होती है, एक नॉर्मल पिन और एक और सॉकेट वाली पिन। तो ये दो स्टैंडर्ड बने हुए तो उसी अनुसार उपकरण भी तैयार होते हैं कि उनमें एडजस्टमेंट हो सके। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिकली हर जगह ऐसा एक नियम है। जैसे हार्ड डिस्क का कौन सा वायर है, वो मदरबोर्ड में कौन सा जुड़ेगा, कंप्यूटर के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो वो सारा एक प्रोटोकॉल है। टीवी का वायर, हर चीज का, ठीक है, स्पीकर का वायर, जो भी है, तो एक जैसे जो बनना है, इनकी समरूपता है, वही जो नियम बने हुए वो एक प्रोटोकॉल कहलाते हैं, है ना। जैसे वीजीए वायर, तो सारे वीजीए वायर एक जैसे ही होते हैं, है ना। अब एचडीएमआई केबल निकले, उसका केबल का सॉकेट एक जैसे होता है। अब वैसा ही सॉकेट आपके घर पे टीवी है तो टीवी में भी एचडीएमआई सॉकेट वैसा ही होगा, पिन भी उसके अनुरूप होगा। आपके लैपटॉप में भी वैसा होगा, आपके सीपीयू में वैसा होगा। ऐसा नहीं होगा एक एचडीएमआई छोटा है, एक उससे भी बड़ा एचडीएमआई, उससे बड़ा एचडीएमआई। आप कोई वायर लाए और सेट नहीं हो रहा है, ये एचडीएमआई छोटा है, तो एक जैसा ही होगा, उसका वायर उसका सॉकेट दोनों मैचिंग होंगे, और हर जगह ऐसा ही होगा। तो इनको बोलते हैं प्रोटोकॉल। इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां इस प्रोटोकॉल नियम को अपनाती है, ठीक है। तो इस नियम को ही बोलते हैं प्रोटोकॉल, कि सारी चीजें उसके अनुसार एडजस्ट हो सके एक समान रूप से। अब वाईफाई का पूरा नाम पूछा जाता है, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। वाईफाई आप जानते हो, कोई भी इंटरनेट है, आप वाईफाई ऑन करते हो, ठीक है, तो वो आप उसको कैप्चर कर सकते हो। साइबर क्राइम कंप्यूटर में पूछा जाता है, साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम क्या होता है? क्राइम मतलब होता है अपराध। अगर अपराध इंटरनेट के जरिए किया जाए तो उसको साइबर क्राइम कहते हैं। इलीगल एक्ट कमेंस्ड थ्रू इंटरनेट कॉल्ड साइबर क्राइम, ठीक है। जनरली जो अपने पारंपरिक जो अपराध है,
चोरी डकैती, है ना, चोर आता है चोरी करके जाता है, घर से कुछ सामान लूट के जाता है, ताला तोड़ता है, मैनुअली ताला तोड़ता है, ठीक है। अब जो आज का नया चोर है, जो साइबर क्राइम करता है, वो कैसा होता है, वो आपका ताला तोड़े बगैर सामान ले जाता है, आपके घर पे आए बगैर डाका डालता है। पहले वाला चोर को आपके घर तक आना पड़ता था, आपको मिलना पड़ता था, आपको लूटना पड़ता था। अब वो उनको आपको लूटने की, मारने पीटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो साइबर क्राइम। अब वो ऑनलाइन कहीं भी बैठा है, दिल्ली में बैठा है, यूपी में बैठा है, कहीं पर भी बैठा है, आपको एक कॉल आता है, आपको बढ़िया कोई प्रपोजल देता है, आप उसके लालच में आ जाते हो। फिर आपको या तो कोई ऐसा बोलता है, मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम ब्लॉक होने वाला है, आप उसको चालू रखना चाहते हो, खाते को बंद करना चाहते हो। तो आप सोचते नहीं नहीं, मेरे को खाता चालू रखना है, बंद कैसे होगा, चालू करो। तो आपको होता है कि बैंक वाले का फोन आया है, फिर वो कहता है हम आपसे कुछ डिटेल पूछेंगे, आप सही सही एंट्री करा दो, आपकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी और आपका खाता आगे चालू रहेगा। फिर आप सोचते हो बैंक वालों का फोन है, तो आप उनको एटीएम नंबर, आपका सीसीवी नंबर सारा कुछ बता देते हो, और फिर आपको कुछ ही मिनटों में पता चलता है कि आपका अकाउंट है वो पूरा साफ हो गया है, आपका पैसा सारा उस साइबर क्रिमिनल ने कर दिया है गायब, ठीक है। तो ऐसे जो इंटरनेट पे अपराध होते हैं, अब जो ये भी अपराध हुआ, ये भी आपसे लूट हुई। एक तो चोर आता आपके घर पे, कुछ बर्तन ले जाता या कुछ पैसे ले जाता जो उसको मिलते, ठीक है, उसको 2000 मिला, 5000 मिला, वो ले जाता, आपके बैंक तक तो पहुंच नहीं सकता था। फिर अब साइबर क्राइम के जरिए, इंटरनेट के जरिए उसकी पूरे आपके बैंक खाते तक अप्रोच हो गई है। अब आपके बैंक खाते में 20 लाख था, वो 20 लाख साइबर क्रिमिनल उड़ा लिया, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, या कोई उसका सामान खरीद लिया, या किसी और को दे दिया, जैसे भी किया। तो ये साइबर क्राइम होता है, आजकल बढ़ती जा रही है। आपको भी सबको अवेयर रहने की जरूरत है। कई ठग आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, ऑफलाइन भी आने लगे हैं, ठीक है। तो ये साइबर क्रिमिनल है, क्राइम है, ठीक है। मोबाइल के जरिए या ईमेल के जरिए किसी को धमकी भेजना, किसी को धमकी देना, गलत नाम से उसको भेजना। आजकल लोग फेसबुक जो है, फेसबुक को भी हैक कर रहे हैं, और आपके नंबर से आपकी फोटो डीपी पे लगा के किसी से उधार पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, जो आपके पहचान वाला घनिष्ठ वाला है, और वो भी छोटी मोटी रकम जिससे वो आराम से दे भी सकता है कि भाई मुझे 5000 चाहिए, कोई व्यापारी अपने पड़ोसी व्यापारी से मांग रहा है कि मुझे अर्जेंट जरूरत पड़ गई, 5000 चाहिए, मैं भी आपको 2 घंटे में लौटा रहा हूँ। तो छोटी सी रकम के लिए व्यापारी ऐसा नहीं समझता कि फोन करके पूछूं, जब बोल ही दिया तो उनको पता है पूछना क्या है, साहब ने मांगा 5000 रुपए और पड़ोसी अभी शाम को दे देंगे, तो चलो ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ऐसे में फंस जाता है। फिर जब मांगता है कि क्या हुआ, आपको क्या इमरजेंसी आई थी, क्या इमरजेंसी, आपने पैसा मांगा था, नहीं नहीं मैंने नहीं मांगा, कब मांगा मैंने। तो फिर पता चलता है कि वो किसी फ्रॉड है, जिससे आजकल ये चलन हमारे यहाँ लोकल में भी काफी बढ़ रहा है। तो ये भी साइबर क्राइम कहलाता है। कैमरा का उपयोग करते हुए गलत एक्टिविटी करना, ठीक है, कोई भी चीजें, अश्लील चीजें रिकॉर्ड करना या उसको टेलीकास्ट करना, या किसी निजी व्यक्ति की लाइफ में ताक झाक करना, या उसको पब्लिकली टेलीकास्ट करना, तो ये भी साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। इसको भी साइबर क्राइम कहते हैं, है ना। या कहीं सीसीटीवी कैमरा आजकल हर जगह लगा है, पब्लिक जगह तो ठीक है, कहीं कुछ प्राइवेट जगह में लोगों ने छुपा के कहीं बाथरूम में लगा दिए, किसी ड्रेसिंग रूम में लगा दिए, ठीक है, किसी होटल के कमरे में लगा दिए, जो आपकी जासूसी करते हैं, तो वो भी साइबर क्राइम है। वैसे अधिक तरह के साइबर क्राइम है। ओवरऑल जो भी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से लेकर इंटरनेट से, कैमरों से क्राइम होते हैं, वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के भाग, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कोई भी होता है, कम्युनिकेशन का मतलब तो आप समझ गए सीधा। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो ये भी कम्युनिकेशन है। आप आपस में बात करते हो, टेलीफोन पे बात करते हो, ईमेल करते हो, तो सारी चीजें कम्युनिकेशन है। आप टीवी पे जो भी देखते हो, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट कहीं से हो रहा है, दिल्ली से, मुंबई से, आप यहाँ आके घर बैठे देख रहे हो, वो एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये जितने भी मीडियम है, कम्युनिकेशन है। अब इसके क्या क्या एलिमेंट है, तो देखिए इसके 3 एलिमेंट मुख्य होते हैं, सेंडर, मीडियम और रिसीवर। सेंडर क्या होता है, भेजने वाला। देखो भेजने वाला कौन है, और पाने वाला, दो तो मेन एलिमेंट है ही है। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ फोन पे या ऑनलाइन पे या आपके कोचिंग प्लस ऐप पे, तो सेंडर कौन है, सेंडर मैं हूँ, ठीक है, सेंडर मैं हूँ। रिसीवर कौन है, रिसीवर आप हो, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ। तो हम सेंडर और रिसीवर हो गए। अब बीच में आता है मीडियम, यानी हम किसके जरिए बात करेंगे। अब आप आपके घर पे मजे से बैठे हो, मैं मेरे ऑफिस में बैठा हूं, फिर भी अपनी बातें हो रही है, तो बीच में माध्यम क्या बना, कोई माध्यम बना, तो माध्यम बना टेलीफोन लाइन, ठीक है। आप जैसे इंटरनेट से जुड़े हो, मैं भी इंटरनेट से जुड़ा हूं, तो इंटरनेट अपना एक माध्यम बना, तो इसको बोलेंगे मीडियम। किस मीडियम से, ठीक है। तो ये हो गया माध्यम। तो ये 3 एलिमेंट हर एक कम्युनिकेशन में होते हैं। अगर आपने यहां से कोई पत्र लिया या कोई भी वस्तु है यहां से मुंबई भी भेजनी है, ठीक है, तो भेजने वाले आप हो,
पाने वाला आपका रिश्तेदार है, ठीक है, और किसके जरिए आपने भेजा, वो व्यक्ति, किसी को आपने चिट्ठी दे के भेजा कि भाई ये मेरे रिश्तेदार, उनको चिट्ठी दे देना, उसको ये सामान दे देना, तो जो सामान को ले जाने वाला है, जो चिट्ठी को ले जाने वाला है, वो माध्यम हो गया। अगर आपने डाक से भेजा तो पोस्ट ऑफिस जो है, डाकघर, वो आपका माध्यम हो गया। आपने कुरियर से भेजा तो कुरियर आपका माध्यम हो गया। माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये जो आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, ये है सेंडर, भेजने वाला। ये रिसीवर, जिसको मैसेज प्राप्त होना है वाला। और क्या भेजेगा? मैसेज भेजेगा, मैसेज। ठीक है, जो भी संदेश भेजना है। अब उसका क्या होगा? एक माध्यम होगा, किसके जरिए भेजेगा, वो माध्यम है। ठीक है, तो जो भेजा जाने वाला मैसेज है वो किसी जरिए के माध्यम से भेजेगा, और फिर रिसीवर उसको प्राप्त करेगा और उसका फीडबैक देगा, रिस्पॉन्स देगा, उसका जवाब देगा। तो ये पूरा कम्युनिकेशन साइकिल है। ठीक है, इसको हम डिटेल से समझते हैं। अब कोई भी कम्युनिकेशन होता है, या कोई भी जैसे सिग्नल, सिग्नल यूज करता है, आपने अक्सर सुना है, कोई टीवी में अगर सही नहीं आ रहा, बोलो सिग्नल भी कह रहा है, फोन में आवाज नहीं आ रही, सिग्नल नहीं आ रहा है, टॉवर नहीं आ रहा है, तो सिग्नल। अब सिग्नल क्या है, कितने टाइप का है, तो सिग्नल आप समझ गए। ठीक है, टेलीफोन लाइन जो यूज करता है वो सिग्नल ऐसा होता है एनालॉग, उसको बोलते हैं एनालॉग। और जो आपका कंप्यूटर यूज करता है वो होता है डिजिटल। इस टाइप से होता है, देखो बाइनरी में काम करता है कंप्यूटर, जीरो और वन की भाषा में। तो कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में केवल जीरो या वन ही होता है, फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन टेलीफोन की लाइन है तरंगे, तरंगे मतलब सिग्नल, तो फ्लक्चुएट होती रहती है हमेशा। उनका जो हाई लो हाई लो हाई लो होता है, जैसे आपकी मोबाइल या ब्रॉडबैंड की स्पीड बोला जाए कि 60 Mbps आएगी, या 1 Mbps है, 10 Mbps है, तो कोई फिक्स नहीं है 10 Mbps होगा। उसका फ्लक्चुएशन होता रहता है, 10 Mbps, 9 Mbps, 8, 1 Mbps भी हो सकता है, 10 भी जा सकता है, ऊपर नीचे होता जाता है, कभी बहुत हाई कभी कब लो। आप देखो आपका नेटवर्क, आपकी डाउनलोड होने की स्पीड कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। तो ये भी टेलीफोन लाइन का ही है। इंटरनेट है, ये भी टेलीफोन लाइन ही है। ठीक है, बस ये कि पहले की ट्रेडिशनल लाइन से अभी परे है। पहले जो वायर खींचे जाते थे, आजकल आप वायरलेस ले रहे हो। और कंप्यूटर का सिग्नल है तो ये एनालॉग, पहले तो आप ये दिमाग में उतार लो, टेलीफोन लाइन या आपका इंटरनेट या आपका मोबाइल, वो एनालॉग सिग्नल को यूज करता है, और जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल को यूज करता है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। अब कंप्यूटर डिजिटल को यूज करेगा। ठीक है, कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल सिग्नल को यूज करेगा। और जो मोबाइल लाइन है या टेलीफोन लाइन है वो एनालॉग सिग्नल को यूज करेगा। अब इनका मैच कैसे होगा वो देखिए। मैच होगा मॉडेम से। मॉडेम में डिवाइस लगाई जाती है। ठीक है, मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। देखिए मॉडेम नाम तो कैसे बनाया, इसका पूरा फुल फॉर्म में मॉड्यूलेटर, इससे ले लिया एमओ, और डीमॉड्यूलेटर इससे ले लिया डीईएम, ऐसे बन गया मॉडेम। ठीक है, तो इसका है मॉड्यूलेटर का मतलब होता है कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। तो मॉड्यूलेटर क्या काम करता है? फर्स्ट पार्ट कि जो डिजिटल सिग्नल होता है कंप्यूटर का, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो मोबाइल का सिग्नल है। और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है? मोबाइल का जो एनालॉग सिग्नल प्राप्त हुआ उसको वापस अगले व्यक्ति को कंप्यूटर में मैसेज भेजा जाएगा, तो वापस वो डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। तो एक बार डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, फिर डिजिटल एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, तो वो मॉडेम का काम होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है फंक्शन, ये देखिए। अभी ये हम कम्युनिकेशन चैनल देख रहे हैं, एक कम्युनिकेशन पाथ है। ये आपके सामने है, जो पहला सेंडिंग, भेजने वाला कंप्यूटर आपके सामने पड़ा है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर मैसेज भेज रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है यहाँ से। अब ये लाइन, ये दूसरा कंप्यूटर, ये मैसेज प्राप्त करने वाला कंप्यूटर, आप देखिए ध्यान से, इस चीज को समझिए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैसेज प्राप्त करने वाला कंप्यूटर है। अब बीच में क्या है? ये खंबे आपको दिख रहे हैं, ये टेलीफोन लाइन है। इस टेलीफोन लाइन के जरिए ये मैसेज यहाँ से आ जा रहा है। ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक जगह से दूसरी जगह। अब ये जो कंप्यूटर, ये डिजिटल सिग्नल को समझता है, और ये जो टेलीफोन लाइन है ये समझती है एनालॉग को। अब आपस में इनका समन्वय कैसे होगा? अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, और आगे वाला जो है मैसेज जो ले जाएगा यहाँ से वहां तक, वो तो हिंदी समझता है, वो तो अंग्रेजी समझता नहीं, तो मेरा मैसेज वो कैसे पहचानेगा? बोलिए। मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, जो मैसेज भेजने वाला जो डाकिया है, पोस्टमैन है, जो जाके मैसेज आगे सुनाएगा, उसको हिंदी आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो कैसे करना पड़ेगा, कैसे समझेंगे? तो आपको पता है ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, एक ऐसा व्यक्ति रखना पड़ेगा जिसको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। ठीक है, तो मैं जो भी इंग्लिश में मैसेज दूंगा, एक बंदा होगा ट्रांसलेटर, वो जो भेजने वाला है वो हिंदी जानता है, उसको मेरी जो भाषा है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा। मैंने अगर अंग्रेजी में बोला, वो हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको बताएगा, और फिर वो हिंदी में मैसेज यहाँ से मुंबई लेके जाएगा। अब वो यहाँ से मुंबई मैसेज लेके गया, ठीक है,
आगे वाला भी इंग्लिश समझता है, वो भी हिंदी नहीं समझता, तो वहां पर भी एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा कि उस मैसेज जो हिंदी में मैसेज आया है उसको उसको इंग्लिश में समझाए कि क्या लिखा है इसमें मैसेज में। ठीक है, तो वैसा ही जो ट्रांसलेटर है वो होता है हमारा मॉडेम। जो अभी आपने पढ़ा ना मॉडेम, कंप्यूटर का ये देखिए, ये सिग्नल आपको दिख रहा है, ये डिजिटल सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल इस मॉडेम में जाएगा और मॉडेम इसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। ये एनालॉग सिग्नल जो ये टेलीफोन लाइन समझती है। अब टेलीफोन लाइन यहाँ से गई या मुंबई आई, मान लो मुंबई में जा रहा है आपका सिग्नल, ये मुंबई टेलीफोन लाइन आई। अब आगे वाला कंप्यूटर के साथ वापस एक मॉडेम जुड़ा हुआ है। अब ये तरंगे देखिए, ये एनालॉग तरंगे है, एनालॉग सिग्नल। अब ये मॉडेम में जाएगी और मॉडेम में होके डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आपके कंप्यूटर पर वो मैसेज वो डिकोड हो जाएगा, यानी उसको दिख जाएगा। तो ये सिस्टम होता है। अब पहले के टाइम में ऐसी टेलीफोन लाइनें होती थी वायर वाली, है ना, डब्बे वाले फोन होते थे उस टाइम, तो वायर वाली टेलीफोन लाइन होती थी। और ऐसे डब्बे वाले कंप्यूटर भी होते थे जो आपके सामने दिख रहे हैं। तो एक मॉडेम भी, डब्बे वाला मॉडेम एक अलग से लगाना पड़ता है, जैसा आपको ये दिख रहा है वैसा मॉडेम अलग से मिलता था मार्केट में, जो ये सिग्नल को कन्वर्ट का काम करता है। अब जो नए सिस्टम में लैपटॉप में इनबिल्ट मॉडल आता है, मतलब मॉडेम जो है पहले से ही अंदर आता है। अब आपको अलग से दिखाने की, लेकिन कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है कि मॉडेम नाम की चीज दुनिया में क्या होती है और वो कैसे काम करती है। तो आजकल जो भी कंप्यूटर है उसके अंदर ही मॉडेम नाम की डिवाइस, छोटा सा कार्ड लगा हुआ आता है जो ये फंक्शन करता है। पहले साइज बड़ा होता था, अब वो साइज लैपटॉप के अंदर आ गया। तो अभी भी भले अब वायर वाला टेलीफोन नहीं है, लेकिन आपका मोबाइल सिग्नल है वो भी एनालॉग है, वायरलेस है, भले कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन सिग्नल है एनालॉग। ठीक है, तो अभी भी आपका जो लैपटॉप है वो डिजिटल है, वो जो सिग्नल है वो मॉडेम नाम की जो डिवाइस है अंदर, उससे उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है और वो इंटरनेट के जरिए आगे ट्रांसमिट होती है और फिर आपके कंप्यूटर पे आती है, या आपके मोबाइल पे अभी जो मेरा ये लाइव टेलीकास्ट आ रहा है, तो सिग्नल जो आया वो एनालॉग आया, फिर आपका जो मोबाइल है वो डिजिटल है, तो वो आपके मोबाइल में भी लगी हुई डिवाइस, तो वो उसको कन्वर्ट कर देती है आपके, हमारे जो टेलीफोन लाइन के जरिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, और आप उस थ्योरी का आप अटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सब इतना फास्ट होता है, इतना इलेक्ट्रॉनिकली होता है कि अपने को पता नहीं चलता, अपन तो बस यूज किए जा रहे हैं। इन अंदर के फंक्शनलिटी ये होती है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से समझ गए। और वापिस इसका भी जो रिप्लाई जाएगा वो भी डिजिटल जाएगा और यहाँ एनालॉग में कन्वर्ट होगा, और फिर यहाँ आने एनालॉग जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट होकर इसको दिखेगा। तो ये इसका सिस्टम रहता है। अब ये जो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, जिसके जरिए हमारा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, अब ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक वायर्ड, जैसे मैंने कहा टेलीफोन वायर्ड से पहले होता था, टेलीफोन के बाद अब मोबाइल आ गए, तो वायर्ड मीडिया मतलब वायर से होता है, जो वायर वाला जहां संबंध एक वायर से होता है वो वायर्ड मीडिया। दूसरा है वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया मतलब बिना वायर के, बिना वायर के मतलब भाई सिग्नल हवा में। ठीक है, एक फोन है दूसरे फोन से ऐसे ही कॉन्टेक्ट हो रहा है, कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है, वो वायरलेस। ठीक है, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया हो गए, वायर्ड मीडिया हो गया और वायरलेस मीडिया हो गया। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेंगे वायर्ड मीडिया की, वायर से कैसे होता है, कितने टाइप के वायर होते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लगता है, वायर्ड मीडिया में तीन टाइप के वायर होते हैं। ठीक है, एक होता है ट्विस्टेड पेयर वायर, जो सबसे सस्ता होता है, दो वायर, दो कॉपर वायरों का एक समूह होता है, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें कहता नॉर्मली दो वायरों का समूह होता है। आप दो वायर कोई भी देख लो, आपके लाइट में भी जो डलते हैं वो दो वायर होते हैं, एक न्यूट्रल एक फेस। ठीक है, तो हर जगह दो वायर तो कॉमनली यूज लिए ही जाते हैं। तो दो वायरों का एक समूह होता है, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये दो वायर हर जगह होते हैं। हमारा जो लैन है, ठीक है, लैन केबल, उसमें भी दो दो वायर के 8 समूह होते हैं। ठीक है, होते दो के जोड़े में होते हैं। ठीक है, कहीं 8 वायर, 8 समूह होंगे तो मतलब कुल 16 वायर होंगे, तो सम संख्या में होते हैं क्योंकि दो दो के जोड़े में होते हैं। कीबोर्ड में, माउस में, सब जगह ये दो वायरों के समूह होते हैं। मतलब दो से ज्यादा हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, लेकिन दो के गुणक में होंगे, दो वायरों का समूह। अब सिंपल से सिंपल हम बात करें स्पीकर की। आपने कभी स्पीकर का वायर देखा होगा कभी, जो बड़े स्पीकर लगते हैं शादियों में वगैरह, जो भी है, आपकी जो म्यूजिक प्लेयर से स्पीकर तक वायर जाता है, केवल दो वायर होते हैं। आपके जो लाइट के दो वायर भी आप लगा दोगे ना, स्पीकर से कनेक्ट करोगे तो भी वहां पर साउंड आएगी। तो ये जो दो वायरों का समूह होता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल, पेयर ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर
अब ये जो वायर है वो लैन में वगैरह यूज किए जाते हैं, लेकिन कितनी दूरी पर? सीमित दूरी पर। जैसे कम दूरी है, एक ही सिटी में अगर आपको कोई ऐसा कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो आप 1 किलोमीटर तक के लिए इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूरी पे ये वायर काम नहीं करता, ठीक है। और हाई लेवल वाला सिग्नल, अगर वो सिग्नल वीडियो वाला है तो भी ट्विस्टेड पेयर से नहीं होगा। अगर ऑडियो सिग्नल है, लैन का सिग्नल है, लैन अभी जो आपसे पहले कल लास्ट थ्योरी में बात की थी इंटरनेट पार्ट 1 में, कि लोकल एरिया नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं, तो वहां पर भी एक लैन केबल यूज होता है, ठीक है। उसमें 8 जोड़ी वायर का समूह होता है, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल का। तो वहां तक काम आता है, इसका सिग्नल थोड़ा सा धीमा जाता है, स्लो हो जाता है। जैसे दूरी बढ़ती है सिग्नल वीक पड़ जाता है, कम दूरी है सिग्नल स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे सस्ता कम्युनिकेशन है, सबसे चीप, कॉस्ट इसकी सबसे कम आती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे कोएक्सियल, ये मीडियम है, मीडियम। कोएक्सियल केबल क्या होता है? आपने सभी ने अपने टीवी की केबल देखी होगी, जो आपके ऊपर डिश एंटीना से आता जाती है, या पहले केबल ऑपरेटर से आता था डिश का वायर, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। वो कैसा होता है? आपने देखा ब्लैक कलर का होता है, एक मोटा तार होता है, मोटा ब्लैक कलर का एक मोटा वायर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। ये इस प्रकार का एक मोटा वायर होता है ब्लैक कलर का, देखिए बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आपको दिख रहा है कैमरे में, तो एक मोटा वायर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है? आप कभी डिश का टीवी का वायर देखिएगा, जो आपकी टीवी में जा रहा है पीछे, बीच में एक तांबे का तार होता है, स्ट्रॉन्ग वायर, बीच में सेंटर में। वो एक प्लास्टिक के आवरण से ढका होता है, प्लास्टिक का आवरण होता है। उसके ऊपर तंतुनुमा छोटे छोटे तार होते हैं, और उसके ऊपर की कैविटी जो आपको ब्लैक वायर ये दिखाया, वो उसका कवर होता है ब्लैक वायर का। तो इस टाइप का वायर होता है। जो सिंपल आपको बताया था पहले ट्विस्ट है, उसमें तो 2 वायर का समूह होता है, वो भी लाइट का वायर उठा के देख लो, लेकिन ये वायर थोड़ा अजीब टाइप का होता है। बीच में एक तांबे का मजबूत हैवी तार होता है, जैसा आप तार बोलते हो, तार, वो तार होता है। उसके ऊपर प्लास्टिक की कैविटी होती है, प्लास्टिक, ठीक है। उसके ऊपर तंतुनुमा बहुत छोटे छोटे तार होते हैं, पूरा एक जाल का जाल होता है, तंतुनुमा, है ना। और उसके ऊपर एक वापस प्लास्टिक की कैविटी होती है, ब्लैक वायर, वो होता है कोएक्सियल केबल। ये बिल्कुल वही वायर है कोएक्सियल जो टीवी वाले यूज करते हैं, जो टीवी वाले यूज करते हैं वो कोएक्सियल केबल ही है, ठीक है। वीडियो सिग्नल भेजने के लिए काम आता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो थोड़ा कम्युनिकेशन में भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए होता है, हाई सिग्नल चाहिए तो वहां पे कोएक्सियल काम लिया जाता है, ठीक है। अब तीसरा सबसे हैवी वायर जो आपको बताते हैं, वो है ऑप्टिकल फाइबर। अब जैसा आप देख रहे हो ब्रॉडबैंड चल रहा है, ठीक है, ब्रॉडबैंड का जमाना है। आप देख रहे हो वायरलेस का भी जमाना है, लेकिन वायरलेस से भी ज्यादा स्पीड जो आती है वो ब्रॉडबैंड में आती है ना, क्योंकि बिना वायर के थोड़ा सिग्नल वीक हो जाएगा। वायर से सिग्नल डायरेक्ट जहां से सोर्स है वहां से डायरेक्ट हमारे लैपटॉप पे आ रहा है, कंप्यूटर पे आ रहा है। तो वायर वाला सिग्नल, जैसे भी आपसे क्लास भी ले रहा हूँ, तो इसी ब्रॉडबैंड से ले रहा हूँ, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है। आपने अभी देखिए जगह जगह पे देखा होगा, बड़े बड़े वायर, इतने मोटे मोटे वायर है, वो जमीन में खड्डा खोद के बिछाए गए हैं। तो एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज, एक एक्सचेंज से मतलब उसके टॉवर तक। तो ये कोएक्सियल फाइबर केबल के जरिए जो भी 4G की लाइनें बिछी है पूरे भारत में, 4G और जो 5G है, उसमें सारी एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी हुई, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। जो एक मतलब बहुत तेज गति से इसमें कम्युनिकेशन होता है, ऑप्टिकल, प्रकाश के वेग से। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा वेग होता है प्रकाश का, लाइटनिंग स्पीड। अब बिजली जब कड़कती है ना, तो आवाज बाद में आती है, लाइट पहले दिखाई देती है कीकड़ की, फिर तो इधर बार आवाज आती है। तो प्रकाश की जो वेग है वो सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये उसी कंसेप्ट पे काम करता है, लाइटनिंग स्पीड पे आपका कम्युनिकेशन होता है। बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, तो वहां पे जैसे यहाँ से दिल्ली से पुणे लाइन ले जाए, दिल्ली से मुंबई लानी है, दिल्ली से अहमदाबाद होते हुए पिंडवाड़ा आ रही है लाइन, खड्डे खोद के केबल डाल के, तो वहां इसी प्रकार के केबल डाले जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। आप देखिए जगह जगह खड्डा खोद के मशीन से वायर अंदर डाली जाती है, कनेक्टिंग मशीन से की जाती है। आपके घर पे अगर ब्रॉडबैंड आ रहा है तो वो भी इसी केबल से आ रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल से। तो ये फाइबर केबल होती है, ये बहुत महंगी होती है, कॉस्टली होती है, ठीक है। जमीनों में लगाने के लिए बड़ी मोटी होती है, बाकी आपके घरों तक आती है वो थोड़ी पतली, वही जैसे कोएक्सियल केबल उसी टाइप की आती है, ठीक है। तो ये होती है फाइबर केबल। तो ये हाई क्वालिटी सिग्नल के लिए आते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम आती है। और जो भी 4G 5G कम्युनिकेशन चलते हैं वो इसी से चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको लो ग्रेड के वायर पे इसको ले सकते हो, बट जो पहले आती है वो ये आती है, ठीक है, तो सबसे कॉस्टली होती है। तो आपने 3 टाइप के वायर देखे। ट्विस्टेड पेयर केबल पहला प्रकार था, जो 2 वायरों का समूह होता है, ठीक है। फिर कोएक्सियल केबल जो आपके टीवी का वायर होता है, वो आपका वायर। और ऑप्टिकल फाइबर केबल जो आपने देखा 4G 5G हाई स्पीड इंटरनेट के लिए जो वायर होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल है। अब हम बात करते हैं वायरलेस मीडिया की, ठीक है। ये तो गया वायर्ड मीडिया।
अब है वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया में क्या होता है, जैसे टॉवर से आप देख रहे हो वायरलेस, अगर आपको वायरलेस कम्युनिकेशन चाहिए तो आपके पास क्या साधन है, ये तो रिपीटर सेंटर, जिनको आप टॉवर कहते हैं वो रिपीटर सेंटर भी कहलाते हैं, या सैटेलाइट से, यानी आपके मोबाइल में जो सिग्नल आ रहा है वो आपके पास के टॉवर से आ रहा है, टॉवर के जरिए आ रहा है, तो वो हो गया रिपीटर सेंटर। और जो आपके टीवी में जो सिग्नल आ रहा है, अब टीवी में आपका टॉवर से नहीं पकड़ता है कि आपने टाटा स्काई लिखा दिया है टॉवर से पकड़ेगा। टीवी में सिग्नल के लिए क्या होता है, आपके घर के ऊपर डिश लगी हुई है, वो डिश टॉवर से कनेक्टेड नहीं है, वो डिश डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड है। ठीक है, जो ऊपर आसमान में जो भी टीवी कंपनियों ने सैटेलाइट छोड़े गए उपग्रह, ठीक है, उन सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्शन है कि आपका जो भी हो, टाटा स्काई हो, डिश टीवी हो, एयरटेल टीवी हो, तो उन टीवी कंपनियों का डिश डायरेक्ट ऊपर लगा होता है। आप कई बैंकों में भी देखते हो उनका सिग्नल भी डायरेक्ट सैटेलाइट से ऊपर से आता है। छतरी लगी होती है, आप देखना कि एलआईसी ऑफिस के ऊपर या बैंक के ऊपर थोड़ा टावर बना के ऊपर एक छतरी रखी होती है, तो वो कई बार उनके इंटरनेट डायरेक्ट वो सिग्नल से आते हैं। तो ऐसा भी होता है कि सैटेलाइट से अगर सिग्नल आ रहा है तो सैटेलाइट मीडिया हो गया, वो भी वायरलेस मीडिया है। और आपका रिपीटर सेंटर यानी टॉवर से आ रहा है तो वो भी वायरलेस हो गया, टॉवर पे एक लगा दिया मशीन, तो वहां से वो सिग्नल आ रहा है। फिर रिपीटर सेंटर जहां उस टॉवर की फ्रीक्वेंसी कम होती है वहां पे वापस एक एम्पलीफायर लग जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फिर 4 किलोमीटर जो भी जितनी रेंज होती है वहां वो सिग्नल फैलता है। तो ये हो गया वाइड मीडिया। ठीक है, फिर इसमें देखिए सिम्प्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन के 3 मोड होते हैं। क्या होता है, सिम्प्लेक्स मोड में क्या होता है कि एक ही दिशा में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वन वे ट्रांसमिशन, ठीक है, एक ही दिशा में ट्रांसमिशन होगा। सेंडर कैन नॉट रिपीट रिप्लाई, जो भेजने वाला वापस रिप्लाई प्राप्त नहीं करता है। जैसे आप देखिए आपके कंप्यूटर पे कीबोर्ड और कंप्यूटर का जो ट्रांसमिशन है ना, जो सीपीयू वाले कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, अगर मैं कीबोर्ड से टाइप करता हूँ तो वो कंप्यूटर में जाएगा, यानी कीबोर्ड से कंप्यूटर में जा रहा है, एक दिशा में काम हो रहा है, वापस कंप्यूटर से कीबोर्ड में नहीं आएगा, है ना, वन वे ट्रांसमिशन। तो ये वन वे ट्रांसमिशन होता है, उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। ठीक है, आप जैसे टीवी पे देखते हो टेलीकास्ट हो रहा है आपका कोई शो, जहां से भी टेलीकास्ट हो रहा है, दिल्ली से टेलीकास्ट हो रहा है, तो दिल्ली से दिल्ली दूरदर्शन चैनल पे टेलीकास्ट जो हो रहा है वो वहां से आपको टेलीकास्ट हो रहा है और आप टीवी पे देख रहे हो। आप टीवी पे सिग्नल खाली प्राप्त कर रहे हो, आप टीवी से सिग्नल उनको नहीं दे रहे हो कि आपके घर पे क्या टेलीकास्ट हो रहा है, वो दिल्ली में वापस नहीं जाएगा, लेकिन दिल्ली में जो टेलीकास्ट हो रहा है शो वो आपके टीवी के जरिए आप देख पा रहे हो। तो ये होता है सिंगल वे, वन वे ट्रांसमिशन। ठीक है, तो कीबोर्ड से जो आप टाइप करोगे वो सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से वापस कीबोर्ड से नहीं निकलेगा, है ना। तो ये वन वे ट्रांसमिशन हो गया। दूसरा होता है हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है, दोनों दिशाओं में लेन देन होता रहता है, ट्रांसमिशन दोनों होता है, लेकिन एक टाइम में एक ही दिशा में। जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन टर्मिनल एंड कंप्यूटर, ठीक है, कई बार होता है दोनों दिशाओं में ट्रांसमिशन पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन एक टाइम एक ही बात करता है, ठीक है, लेकिन होता दोनों दिशाओं में। ठीक है, जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल, आप देखो कई नदी है, नदी के ऊपर अपना पुल बनाया है, ठीक है, तो क्या होता है अगर रोड पतली है, सिंगल है, एक ही गाड़ी के आने जैसी है, जैसे पिनोड़ा में देखो तो पहले पुल था पतला सा, अब यहाँ से एक ट्रक जा रहा है एक साइड से दूसरी, ए साइड से बी साइड, तो अगर ट्रक जा रहा है तो सामने की साइड से बस आएगी क्या, नहीं आएगी, वो वेट करेगी कि पहले ये ट्रक गुजर जाएगा फिर वो बस पास होगी, क्योंकि रोड तो सिंगल है, दो वाहन एक साथ टकरा नहीं सकते, आ नहीं सकते। तो दिशाएं दोनों में था, इधर से उधर भी जाएगा, उधर से इधर भी जाएगा, लेकिन एक समय में एक ही वाहन जाएगा या आएगा, या तो जाएगा या आएगा। तो जैसे आप जब डेटा अपलोड डाउनलोड करते हो तो क्या होता है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों उसी माध्यम से होती है, लेकिन यहाँ तो क्या होगा, आपका अपलोडिंग चालू हुआ तो पहले अपलोड पूरा होगा और फिर डाउनलोड, आपने 2 कमांड एक साथ भी दे दी है, तो एक काम पहले होगा फिर दूसरा काम होगा, दोनों काम साथ साथ नहीं होंगे। तो ऐसा जो आप देख रहे हो टर्मिनल कंप्यूटर के बीच में कि डेटा भेजा जा रहा है, प्राथमिक किया जा रहा है, काम दोनों उसी से होंगे, लेकिन एक टाइम में क्या होगा, या तो आप डेटा भेज रहे हो या पा रहे हो। अगर आपने दोनों कमांड एक साथ भी दे दिया तो कंप्यूटर वो फिक्स करेगा उसको कि पहले आपने कौन सा कमांड दिया, पहले भेजने का तो पहले वो भेज देगा फाइल, फिर पाने का फिर वो पाएगा। तो इस टाइप से ये होता है। ठीक है, अब है फुल ड्यूप्लेक्स, वो था हाफ ड्यूप्लेक्स, यानी दोनों दिशाओं में ट्रांसमिशन पॉसिबल है, लेकिन एट अ टाइम एक कम्युनिकेशन होगा। अब ये है फुल ड्यूप्लेक्स। अब समझ लो वो रोड मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सिंगल रोड थी, अब सरकार ने उसको डबल रोड कर दिया, डबल कर दिया। अब देखिए जैसे पिनवाड़ा की बात करें, पिनवाड़ा में एग्जाम्पल देखो,
पुल पहले छोटा था, 2 पुल कर दिए, आने का अलग जाने का अलग, 4 लेन हाईवे हो गया। अब गाड़ी इधर से जा भी रही है आ भी रही है। अब क्या किसी को रुकना पड़ेगा? नहीं रुकना पड़ेगा। अब इधर से ट्रक जा रहा है और सामने से बस भी आ रही है, उसके लिए सेपरेट रोड है, वो सेपरेट रोड से पास हो जाएगी। उधर से जा सकते, उधर से व्हीकल आ सकते हैं। यानी एक ही समय में दोनों दिशाओं में एक साथ कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो एट सेम टाइम बोथ साइड ट्रांसमिशन। ठीक है, फास्ट स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, हाई एफिशिएंसी, कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली हार्डवेयर। थोड़ा महंगा पड़ेगा, थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन कम्युनिकेशन दोनों दिशा में होगा। अब इसका बढ़िया उदाहरण आप देखिए, टेलीफोन लाइन का उदाहरण। टेलीफोन लाइन में देखो, दो आपस में बात कर रहे हैं, इधर से इधर भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उधर से उधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है। पहले एक और होता था, टेलीफोन लाइन में भी कई लाइनें कम होती थी कि यहाँ से आप मुंबई फोन लगाए, उनकी टेलीफोन लाइन की लिमिट है कि 4 लाइनें दी हुई है। ठीक है, तो कोई भी 4 लोग, आज से 10 15 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी 4 लोग यहाँ से मुंबई कॉल कर पाएंगे। ठीक है, अगर पांचवा करेगा तो उसको जो रूट है वो व्यस्त दिखेगा, व्यस्त, लाइन बिजी या नेटवर्क बिजी, नेटवर्क बिजी, नेटवर्क बिजी। फिर 4 में से कोई एक फोन रखेगा, तो जिसका नेटवर्क बिजी आ रहा था किसी एक का नंबर लग जाएगा। तो ऐसे लाइनें लिमिटेड थी, अब वो लाइनें मल्टीपल होगी। अब कितने भी लोग लगाओ, 1000 लोग करो, दोनों कमीशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक है, अब ऐसा पूछा जाता क्वेश्चन में एग्जाम में, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर RSCT की कर रहे हो, DO DFA कर रहे हो, ADIT कर रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, CET दे रहे हो, तो ऐसे आम प्रश्न पूछे जाते हैं अपलोडिंग डाउनलोडिंग। तो कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है कि मान लो आप एक फॉर्म भर रहे हो इंटरनेट पे, कोई भी जॉब का भरो या कोई एग्जाम का भर रहे हो, आप कोई फॉर्म भर रहे हो, जैसे BA सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो। तो इस समय क्या हो रहा है, कंप्यूटर में अपलोडिंग हो रही है, डाउनलोडिंग हो रही है। तो अगर आपका डेटा भरा जा रहा है, आप कोई फॉर्म चढ़ा रहे हो, ऑनलाइन भर रहे हो, तो उसको अपलोडिंग कहेंगे। वो क्या हो रहा है, अपलोडिंग। समझ रहे हो? आप अगर कोई डेटा एंट्री कर रहे हो, कोई नया फॉर्म भर रहे हो, ऑनलाइन भर रहे हो, तो वो अपलोडिंग हो गया। ठीक है, इसका उल्टा है डाउनलोडिंग। मतलब आप अपलोडिंग में क्या होता है, आप डेटा सर्वर पे चढ़ा रहे हो, नेटवर्क पे भेज रहे हो, ये हो गया अपलोडिंग। आप जैसे व्हाट्सएप पे किसी को फोटो भेज रहे हो, फोटो अटैच किया, तो वो हो गया अपलोडिंग, आप अपलोड कर रहे हो। आपके मोबाइल पे कोई फोटो है और वो किसी को भेज रहे हो, तो वो आप अपलोड कर रहे हो। आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो अपलोड कर रहे हो। आप कोई फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हो तो अपलोड कर रहे हो। ठीक है, लेकिन डाउनलोडिंग क्या हो रहा है, आप इंटरनेट से कोई चीज अपने कंप्यूटर में ले रहे हो, अगर आप वेबसाइट खोले हो, आप सर्फिंग कर रहे हो, तो वो डाउनलोडिंग है। आप एक वीडियो भी देख रहे हो तो वो डाउनलोडिंग है। क्यों? कि आप देख रहे हो, उसको चला रहे हो, स्ट्रीम कर रहे हो, वो एक बार आपकी टेम्परेरी मेमोरी पे आता है, फिर आपको दिख रहा है बफरिंग, आप देखते हो बफरिंग होता है, तो एक बार वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी पे आता है वीडियो, फिर आपको उसका टेलीकास्ट होता है, आपके यहाँ शेयर नहीं होता मोबाइल में, उसको फिर आपको डाउनलोड पूरा करना पड़ेगा। या आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, आपके पास कोई व्हाट्सएप है, उसको चला रहे हो, बफरिंग हो रहा है, तो मोबाइल में पहले डाउनलोड होगा, फिर खुलेगा, फिर देखेगा, तो वो डाउनलोडिंग हो रही है। समझ रहे हो? तो आप अगर ऑनलाइन कोई फॉर्म भरे, ऐसा घुमा फिरा के प्रश्न पूछे, तो आप दे सकते हो जवाब कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरे, तो वो अपलोडिंग हो रही है। ठीक है, और आप कोई डेटा सर्च कर रहे हो, देख रहे हो, खोल रहे हो, फाइल, फोटो, कुछ भी वीडियो चला रहे हो, तो वो डाउनलोडिंग हो रहा है। आप कोई फाइल कॉपी भी कर रहे हो नेट से, तो वो भी डाउनलोड कर रहे हो। तो ऐसा आ सकता है। फिर ये HTML का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है या ये क्या काम आता है। तो वेबसाइट बनाने के लिए एक सहायक प्रोग्राम है HTML। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम है, और ये वेब डिजाइनिंग भाषा है। वेबसाइट बनाने के लिए काम आती है, कोडिंग लैंग्वेज इसको बोलते हैं, कोडिंग। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो वेब डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, एक पूछा जाता है एग्जाम में MP3 और MP4 के बारे में। ठीक है, तो MP3 संबंधित है, ऐसा प्रश्न आता है, MP3 संबंधित है या MP3 रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? फोटो से संबंधित है, वीडियो से संबंधित है, ऑडियो से संबंधित है, या E-कॉमर्स से संबंधित है? तो ऐसा कोई प्रश्न आता है। MP3 का मतलब ऑडियो फाइल, यानी जो भी गाने की फाइलें होती है, जिसमें साउंड होता है, ऑडियो होता है, वो MP3 कहलाती है, उसका एक्सटेंशन लगता है MP3। और MP4 है, जो भी वीडियो की फाइलें हैं, अगर आप कोई फिल्म देख रहे हो, क्लिप है, कोई मूवी है, कोई चलचित्र है ना, वीडियो, तो उसको MP4 बोला जाता है। MP4 वीडियो से संबंधित है। अब MP का मतलब होता है मीडिया प्लेयर। ठीक है, MP का पूरा नाम। ठीक है, किसी एग्जाम में आया था MP का पूरा नाम क्या है, MP3 में MP का पूरा नाम क्या है, तब ऑप्शन आया मध्य प्रदेश, तो किसी ने लिख दिया मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश नहीं लिखना है। ठीक है, MP का पूरा नाम
मीडिया प्लेयर, ठीक है, दोनों MP3 और 4 हो। मीडिया प्लेयर, कंप्यूटर में मीडिया किसको बोलते हैं? कंप्यूटर में कोई भी गाना, फिल्म कुछ भी चलाते हैं, ऑडियो वीडियो, तो उसको मीडिया बोलते हैं। इसको चलाने वाले प्रोग्राम को बोलते हैं मीडिया प्लेयर। जिस प्रोग्राम पे ये गाने या वीडियो चलता है उसको बोलते हैं मीडिया प्लेयर। तो MP मीडिया प्लेयर, और फिर उसका एक्शन आगे 3 लग गया तो वो ऑडियो फाइल हो गया, 4 लग गया तो वीडियो फाइल हो गया, ठीक है। हाँ, फिर आजकल ये क्लाउड स्टोरेज का भी पूछा जाता है कि इनमें से क्लाउड स्टोरेज का क्या साधन है, कौन सा साधन है। तो पहले तो आप समझिए क्लाउड स्टोरेज होता क्या है। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज मतलब उसको स्टोर रखना, संचित रखना, ठीक है। जैसे कोई भी आप घर में सामान का रखते हो, अलमारी में रखते हो, तो अलमारी आपकी स्टोरेज डिवाइस हो गया, है ना। आपका बैग आपका स्टोरेज हो गया कि आप सामान उसमें रखते हो। वैसे ही डेटा कहाँ रखा जाता है? तो वो हमारा कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होता है जहां पे अपन डेटा, फाइलें, प्रोग्राम ये सब रखते हैं, तो उसको स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो अभी तक तो हम जो पढ़ते आए हैं, स्टोरेज के अंदर के हार्ड डिस्क जो होती है ना, उसमें स्टोर रहता है, या आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड है उसमें डेटा स्टोर रहता है। जब भी आपका मेमोरी कार्ड कम लगता है तो आप मेमोरी कार्ड बड़ी साइज का बढ़ाते हो ताकि और डेटा रहेगा, ठीक है। लेकिन अब यही चीज अगर ऑनलाइन रहे, नेट पे, इंटरनेट पे, कि आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे सेव करने की जरूरत नहीं पड़े, आपका मोबाइल लैपटॉप खराब हो तो भी आपको इंटरनेट से मिल जाए, तो वो माध्यम होता है क्लाउड स्टोरेज। उसी स्टोरेज को कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। तो जैसे ये जो आपके सामने 4 नाम दिए हुए हैं, गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, याहू ड्राइव है, ये कुछ हमको स्टोरेज फ्री में देते हैं, है ना। जैसे आपके गूगल में जीमेल अकाउंट है तो आपको गूगल वाला 25 GB तक डेटा स्टोर करने का स्पेस फ्री देता है। तो आप कुछ चीजें, आपके मोबाइल के फोटो या लैपटॉप की कुछ फाइलें आप गूगल ड्राइव में रखना चाहो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हो। तो किसी कंप्यूटर मोबाइल में संभालने की जरूरत नहीं है। जब भी चाहो तो गूगल ड्राइव से वापस आप उसको बैकअप ले सकते हो, मोबाइल पे ले सकते हो, देख सकते हो। तो ऐसे जो स्टोरेज होते हैं क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड मतलब बादल, तो आसमान में जो स्टोरेज है वो क्लाउड स्टोरेज। तो ऐसा जो ऑनलाइन स्टोरेज है वो क्लाउड है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, या याहू का ड्राइव है, तो ये सारे क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल है। जैसे देखिए एक एग्जाम में आया था ऐसा प्रश्न, ये RSCT 22 अप्रैल 2018 का पेपर है। अब पेपर बहुत शुद्ध हिंदी में होता है, थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, बट आप दिमाग लगा के समझोगे समझ जाओगे। एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा अनुरक्षित, प्रतिबंधित, दूरस्थ रूप से बैकअप और नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध किया जाता है। तो ये क्लाउड स्टोरेज के पूछ रहा है। इसमें 4 अलग अलग ऑप्शन आते हैं। तो थोड़ा सा हिंदी भी है तो जटिल भाषा है, इंग्लिश भी थोड़ी आपको जटिल पूछी जाती है। तो इसलिए अगर आप RSCT का कोई एग्जाम दे रहे हो या कोई भी कमर्शियल एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा 10 बार सोचना, उसके आंसर को भी देख के उससे रिलेट कर लेना। कई बार क्या होता है, आपको प्रश्न समझ में नहीं आता लेकिन आप उत्तर को समझ लोगे तो उसका प्रश्न दिमाग में बना लोगे, और बना लोगे तो उसको थोड़ा मैच कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है, ठीक है। तो ये यही लिखा है, दूरस्थ मतलब दूर से, प्रतिबंधित, अनुरक्षित, जिसमें डेटा बैकअप और नेटवर्क, ये लिखा नेटवर्क को उपयोगकर्ता को उपलब्ध किया जाता है। नेटवर्क में इंटरनेट, तो क्लाउड स्टोरेज में जो भी आपका डेटा सेव है वो आपको नेटवर्क से उपलब्ध हो सकता है। और कहीं भी बैठे हो, आपको आपके लैपटॉप की, कंप्यूटर की जरूरत नहीं है कि उसी में जिसमें डेटा है, किसी भी कंप्यूटर से आप नेट से ले सकते हो। आजकल हर एक में जैसे व्हाट्सएप में बैकअप फैसिलिटी है, कभी आपको लगता है आपका व्हाट्सएप फोन खराब हो जाएगा तो बैकअप चालू रखो, तो बैकअप होएगा। जब भी आप नया फोन लो, बैकअप ले लो, सारे मैसेज आपको वापस आ जाएंगे। तो ये क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। इसके साथ ही आज थोड़ा आपने डबल ले लिया, आधे घंटे की 1 घंटे की क्लास ले ली। आज का इंटरनेट क्लास एंड होता है। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए कोचिंग प्लस को और करें अपने स्कूल कोचिंग और वैकेंसी एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।